फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के यानी यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, उसके कुछ महत्वपूर्ण अति लघु एवं लघु क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है? देखिए राष्ट्रवाद कहने का मतलब एकता, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव। राष्ट्रवाद कहने का मतलब कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव और लोगों के बीच एकता को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भूगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता बनाती है या एकता लाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों के बीच एकता को बढ़ाती है या एकता का वाहक होती है राष्ट्रवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था? देखिए, मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। एकीकरण का मसीहा कहने का मतलब कि एकजुट, लोगों को एकजुट करने में मेजनी काफ़ी माहिर थे। यानी लोगों को और किसी भी राष्ट्र को एकजुट करने में मेजनी का काफ़ी योगदान था। और मेजनी जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वर्ष 1805 में हुआ था। मेजनी का जन्म जो हुआ था वो वर्ष 1805 में हुआ था। आपको बता दूं कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति थे। क्या थे? एक योग्य सेनापति थे। गणतांत्रिक विचार कहने का मतलब कि गणतांत्रिक विचार उस विचार को कहते हैं जहाँ पे जनता को सर्वोपरि माना जाता है, यानी जनता को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए ही जो विचार हो उसे गणतांत्रिक विचार कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या वजह थी? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बहुत सारी वजहें थी। जैसे कि जर्मनी जो था वो 300 छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था। यानी कि जर्मनी उस समय 300 छोटे-बड़े राज्यों में बँटा हुआ था, जिससे जर्मनी को एकजुट लाना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसके साथ ही जर्मनी के लोगों के बीच भेदभाव थे। सांस्कृतिक रूप में, भाषा के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव थी, जिससे लोग कभी एकजुट नहीं हो पा रहे थे। और देखिए, जर्मनी में उस समय 2 शक्तिशाली देश ऑस्ट्रिया और फ्रांस, 2 शक्तिशाली देश ऑस्ट्रिया और फ्रांस का जो था वो विरोध कर रहे थे। ये दोनों ऑस्ट्रिया और फ्रांस जर्मनी के एकीकरण को लेकर विरोध कर रहे थे, जिससे जर्मनी के एकीकरण में ये निम्न बाधाएँ आ रही थी। तो और इसके साथ अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, उन सभी को हम लोग कर लिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो आपको बता दूँ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया देश ही था। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो रुकावट पैदा हो रही थी, वो ऑस्ट्रिया देश के द्वारा ही पैदा हो रही थी। तो आपको बता दूँ कि 1830 की क्रांति के बाद, इटली में 1830 की क्रांति के बाद लोगों के द्वारा यानी नागरिकों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे ऑस्ट्रिया के चांसलर चांसलर कहने का मतलब वहाँ के राजा मेटरनिक के द्वारा, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा लोगों की भावनाओं को दबा दिया जा रहा था, जिससे इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी और इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसी प्रकार जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा दमनकारी नीति लाया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण नहीं हो पा रहा था, जर्मनी के एकीकरण में रुकावट पैदा हो रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी इटली और जर्मनी के एकीकरण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी? तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस देश का निवासी था। इसके पिता कार्लो बोनापार्ट थे। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। तो इसी क्रांति का विचारधारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता कहने का मतलब कि सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने देश में। समानता समानता कहने का मतलब कि देश में सभी लोगों को समान समझा जाएगा, यानी सभी लोग समान हैं।
और बंधुता, बंधुता कहने का मतलब कि भाईचारा, सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। तो इसी भावना को नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में फैला दिया। यानी कि इन सभी भावनाओं को नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में फैला दिया, जिससे यूरोप वासियों में यानी यूरोप के लोगों में एकता बढ़ी, समानता बढ़ी और भाईचारा बढ़ गया। यूरोप वासियों में एकता, समानता और आज़ादी को लेकर काफ़ी उत्साह बढ़ गया। इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नेपोलियन संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं, लाया गया। नेपोलियन कोड के माध्यम से नेपोलियन ने यूरोप में समान कानून की व्यवस्था लाई, जिससे कि सभी को समान न्याय मिल सके और न्याय एकदम सरल रूप से मिल सके सभी लोगों को। इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया और जो वहाँ पर कर लगाया जाता था, इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें, यानी गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक। नाविक कहने का मतलब कि नाव को चलाने वाला, नाव को चलाने वाला। देखिए, गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवक संघ यानी सेवक यानी कि गैरिबाल्डी के जो सेवा में लगे हुए लोग थे, उन सभी को मिलाकर सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ एक सेना बनाया और उन सभी सेना को लेकर इटली के 2 शहर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपनी गणतंत्र की स्थापना की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए माँ क्लासेस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।